बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम करेंगे आपको इस शो में जिसका नाम है सुबह से आगे। उम्मीद के साथ कि आप बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैरियत हैं और तैयार हैं वो सारी खबरें, वो सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए जो आप जानना चाहते हैं, जिससे आप एंटरटेन होना चाहते हैं और जो आपको जाननी चाहिए, जो आपको हेल्प आउट करेंगी पूरे दिन के अंदर या आने वाले दिनों के अंदर अपने डिसीजंस लेने के लिए। इन सारी चीज़ों के साथ एक मरतबा फिर से आयशा यूसुफ एंड मुज़म्मिल अली खान आपको कहते हैं अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। अच्छा आयशा, बारिश के बारे में हम लोग रोज अपना डिस्कशन का स्टार्ट करते हैं क्योंकि मानसून चल रहा है, लेकिन आज मैं डोंट आस्क मी टुडे एक्चुअली पिछले 2 दिन से चल रही है कि डोंट आस्क मी टुडे हो रहा है, दोनों तरफ से बारिश बहुत तेज हो रही है। बट आज की अच्छी बात, क्योंकि शो के आगाज में हम एक अच्छी बात करते हैं, तजम्मुल कलीम साहब, क्योंकि कल हमारी मीटिंग में हमने सोचा था कि पंजाबी के अंदर थोड़ा सा डेल्व करना चाहिए, तो रिसेंट शायर एक गुजरे हैं और उनका मैसेज उनके एक पीस ऑफ पोएट्री के अंदर कि हुस्न और पैसा दुनिया में सब कुछ नहीं है, इसके अलावा भी इंसान को देखना चाहिए कि इंसान में और क्या क्या पाया जाता है। कहते हैं हुस्न कोई जागीर नहीं होंदी, हीर भी एक दिन हीर नहीं होंदी। क्या बात है। बंदे नू कुछ कर देंदी है, दौलत आप अमीर नहीं होंदी। इसी के साथ करते हैं आज के शो का आगाज। क्या बात है, वो है ना कि और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा राहतें, और भी है वसल की राहत के सिवा। भाई ये सारी चीज़ें तो चल रही हैं साथ साथ, लेकिन जब आपको ना अहलियों की वजह से अल्लाह ताला की रहमत वो भी परेशान करना शुरू कर दे तो फिर क्या कीजिए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में एक मरतबा फिर से बादल बरस पड़े हैं, कहीं पर तेज़ बारिश हुई है, कहीं पर हल्की बारिश हुई है, मौसम हो गया खुशगवार। और रावलपिंडी में ज़िले इंतज़ामिया जो है वो अलर्ट अब नज़र आ रही है। नशेबी इलाके जो हैं वहाँ पर पानी जमा हो चुका है, नालों की मुसलसल मॉनिटरिंग भी की जा रही है। लेकिन जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है ना तो फिर वहाँ पर ज़्यादा मसाइल होते हैं, क्योंकि आपकी गाड़ियाँ भी ख़राब होती हैं, आप की सस्पेंशन ख़राब हो जाती है गाड़ियों की, ठीक है। फिर आपने अगर ऑफिस जाना है सुबह के औकात में तो आप उसमें भी लेट हो जाते हैं। तो कल भी ऐसी सिचुएशन थी, आज भी ऐसी सिचुएशन और कल भी ऐसी ही होगी। जो पेश गोई दी जा रही है, महकमा मौसमियात ने कहा कि बादल बरसने का जो सिलसिला है वो वक्फन वक्फन चलता रहेगा, सैलाबी सूरत हाल नदी नालों के आसपास रहेगी तो यानी भी रहेगी, और पानी जो है वो गली मोहल्लों में दाखिल हो चुका है। और कल हम लोगों को कुछ मनाजिर थे जो नजर आए रावलपिंडी के अंदर भी, और फिर उसके बाद पार्क रोड, जो लोग इस्लामाबाद में रहते हैं वो जानते हैं कि पार्क रोड के आजकल हालात बहुत खराब है। कंस्ट्रक्शन चल रही है बट जल्दी सॉल्व हो जाएगा। हमें एक और चीज भी रिपोर्ट, थोड़े को ज्यादा जानिए यही कहा जा सकता है, क्योंकि बारिश हो रही है तो जब हमें नजर आ रहा हो ना कि दूसरी चीजों की भी हो रही है वो एक तबके के ऊपर, तो फिर वो खबर बन जाती है, और खबर बन जाती है तो हमारी नजरों से छुपी नहीं रहती और हम आप तक पहुंचा देते हैं। इस वक्त कुछ नंबर्स हमारे सामने आए हैं, वो आपके साथ शेयर करते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी फ्रीलांसर्स हैं उनकी नए माली साल की पहले माह बरामदी आमदन जो है उसके अंदर 45% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ये सरकारी आदादोशुमार है, ये वो आदादोशुमार नहीं है जो आपने मार्केट से अंदाजे के मुताबिक उठाया। ये गवर्नमेंट की तरफ से डाटा सामने आया। उनके मुताबिक फ्रीलांसर्स ने जुलाई में 17 करोड़ 60 लाख डॉलर ज़र मुबादला कमाया था, और गुज़श्ता साल जुलाई की अगर बात करें, इसको कंपेयर करें तो फ्रीलांसर्स की जो आमदन थी वो 12 करोड़ 10 लाख डॉलर्स बताई गई। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक बताया यह जा रहा है कि जून 2026 में फ्रीलांसर्स की जो बरामदी आमदन थी वो 16 करोड़ 40 लाख डॉलर्स थी। पाकिस्तान फ्रीलांसर्स ने अपने माली साल 2025-26 में रिकॉर्ड 1 अरब 76 करोड़ डॉलर्स का ज़र मुबादला कमाया। और हमें ये चीज़ देखनी चाहिए आयशा कि हमारे बच्चे, हमारा टैलेंट, हमारा माइंड, अब बच्चे हम लोग कहते हैं तो उसमें सभी आ जाते हैं, लेकिन अक्सर वो भी हैं बड़े भी हो गए तो वो तो हमारे आगे बच्चे ही बच्चे हैं, लेकिन वो बच्चे ऐसे बच्चे हैं कि वो मुल्क के लिए ज़र मुबादला कमा कर लेकर आ रहे हैं। तो कितनी सारी इंडस्ट्रीज हैं जिनसे ज़्यादा कमा रहे हैं, उनको क्रेडिट देना चाहिए। और जब हम IT एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं या टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, इसके अंदर काम की बात है, तो एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसने बहुत सारे लोगों के करियर्स बना दिए हैं और इस तरह की लाइफ चेंज की हैं कि लोग अब उनकी तरफ इंस्पिरेशन की निगाह से देखते हैं कि उनसे मोटिवेशन लें। और हम भी YouTube के ऊपर अपना जो चैनल है ना वो शुरू करें, क्योंकि अब उसके अंदर डिफरेंट तब्दीलियां भी की जाती रहती हैं एल्गोरिदम्स के अंदर। पहले ये होता था कि एटलीस्ट 30 सेकंड्स तक कोई आपकी वीडियो पर रुकेगा तो आपका एक व्यू काउंट होगा, लेकिन अब कुछ तब्दीली जो की है ना YouTube की तरफ से वो ये है कि अगर आपने वीडियो पर कर दिया है क्लिक, और तो वो पहले सेकंड में काउंट हो जाएगा, 2 सेकंड भी नहीं, चाहे वो चलिए वीडियो, लेकिन वो जो है ना काउंट हो जाएगा। यानी कि आपके अगर व्यूज 1000 आते हैं ना तो आपको ज्यादा व्यूज अब कुछ दिनों के अंदर नजर आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऐसे से वो डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा, बिकॉज आप मैट्रिक्स में देख सकते थे कि वीडियो कहां तक देखी है लोगों ने, वो भी रहेगा इसमें, या वो तो उसके लिए डिटेल्स में जाना पड़ेगा। आपको पता है कि डेविल इज ऑलवेज इन द डिटेल्स, डिटेल्स के अंदर जब भी आता है ना कि आपने सब
सारी चीज़ें पढ़ने के बाद एंड में सिग्नेचर करने, डू यू अग्री विद इट? तो कोई भी नहीं पढ़ता, सब अग्री कर देते हैं, डिटेल्स के अंदर कोई भी नहीं चाहता। ये नया निज़ाम है, इसके तहत 24 अगस्त से यूट्यूब पर किसी वीडियो का व्यू उस वक्त शुमार हो जाएगा जैसे ही वीडियो चलना शुरू होगी। यानी कि अगर आपने गलती से भी क्लिक कर दिया ना किसी वीडियो के ऊपर, तो आपने व्यू दे दिया, और दे दें, दिल थोड़ा बड़ा कर लें, खोल के आप व्यूज दिया करें ना। ये क्या बात होगी कि नहीं ये ज्यादा कमा लेगा, इसका व्यू रोक लेना मैंने। ये बेसिकली कि एक और चीज़ है कि जो इसके बैक पे जो डिसीजन था कुछ दिनों पहले हम लोग को देने लगे थे, बट वो ये है कि आपका जो एल्गोरिदम है अब उसके लिए भी कुछ चेंजेस लाए गए हैं, जिसमें आपका व्यू टाइम और व्यूअर्स का जो कंटेंट का नंबर था वो डबल हमारा जो कि है ना वो कर दिया गया। यानी कि पहले आपको जितने व्यूज पे मोनेटाइजेशन होती थी, अब उससे डबल व्यूज पे और डबल सब्सक्राइबर्स पे मोनेटाइजेशन होगी, बिकॉज आई थिंक एआई स्लॉप बहुत बढ़ता जा रहा है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, अभी वापस आ रहे हैं, स्टे विद अस। हाय जी, वेलकम बैक फ्रॉम दैट ब्रेक व्यूज़। और पाकिस्तान की हॉकी के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमारा गौर और हमारा जो तवज्जो का एक पैरामीटर है वो यूजुअली उन चीज़ों पे नहीं होता जिन चीज़ों पे होना चाहिए। हॉकी बीइंग आवर नेशनल स्पोर्ट इग्नोर भी होती रही है काफ़ी सारे अरसे से, लेकिन न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान एक मरतबा एक जो है दुनिया में बड़ी टीम मैदान मार लेती थी और मजबूत टीमों में शुमार होती थी। 4 मरतबा वर्ल्ड कप जीतने वाली ये टीम जिसने बैनुल-अक़वामी मैदानों में जाके झंडे गाड़े 1971 के अंदर, 1978 के अंदर, 1982 के अंदर, 1994 के अंदर, आलमी जो कि ना सतह पे जाके अपने आप को मनवाया, एजाज़ अपने नाम किए। लेकिन वक्त के साथ पाकिस्तान की हॉकी का जवाल जारी रहा। हुआ क्या है जी कि इंडिया जो करंटली आपको पता है हम खेल रहे थे, कंपटीशन में जा रहे थे आगे, और इंडिया से हम 3-5 शिकस्त हार के हम लोग आ चुके हैं वापस, क्योंकि वर्ल्ड कप की रेस से हम बाहर निकल आए हुए हैं। आयशा, हार्ट ब्रेक हो रहा है थोड़ा? हार्ट ब्रेक बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि मुझे बहुत उम्मीदें थी। जब हमारी टीम जा रही थी तो साउथ कोरिया से सीरीज जीत कर जा रही थी, 3-1 से जीती थी, यानी कि 3 मैचेस जीते थे और 1 साउथ कोरिया ने जीता था। और फिर जब हमने जो कैप्टन थे उनका इंटरव्यू किया हमारे स्टूडियोज़ के अंदर, वाइस कैप्टन उनके साथ मौजूद थे, अबू बकर साहब का इंटरव्यू किया, तो दे वर वेरी होपफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, और उनको देखकर हमें भी कॉन्फिडेंस मिल रहा था कि हाँ इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है ना उसकी अब समत दुरुस्त है और अब बेहतर ही होगा। बट अनफॉर्चुनेटली कहानी के अंदर ट्विस्ट आया और हमें नज़र आया कि चाहे फॉरेन कोच हो, टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन हो, डेटा आपके हाथ में मौजूद हो, उसके बावजूद आपको अभी टाइम लगेगा उस लेवल पर वापस पहुंचने के लिए। 3 पूल मैचेस हुए हैं अभी तक जनाब, और उसके अंदर पाकिस्तान एक भी कामयाबी हासिल नहीं कर सका अनफॉर्चुनेटली। यूं माजी की आलमी चैंपियन हम कह सकते हैं कि एक मरतबा फिर अपने सबसे बड़े इवेंट हॉकी का जो होता है उसमें जगह बनाने में नाकाम हो चुकी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि इंग्लैंड के खिलाफ जो इफ्तिताही मैच था उसमें पाकिस्तान को 1-4 से शिकस्त हुई है, जबकि मैच के दौरान पेनल्टी कॉर्नर के लिए ज़रूरी सेफ्टी सामान नहीं था और उसकी वजह से जो हमारे कैप्टन है अबू बकर साहब, उनको ग्रीन कार्ड भी हासिल करना पड़ा, और इससे काफ़ी कुछ जो है ना क्वेश्चंस लोगों के जहनों में भी उठते हैं, हमारे जहनों में भी उठते हैं। और हमने गलत क्या है, क्या तैयारी में कमी थी या इसके अलावा और रीजंस हो सकती हैं, या फिर बाकी टीमें जो हैं वो ज़्यादा एक्सेल कर चुकी हैं, पाकिस्तान ने उतना एक्सेल नहीं किया। ये सब ज़रा जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक हेड कोच और टीम मैनेजर ख्वाजा मोहम्मद जुनैद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जुनैद साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। जी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जुनैद साहब, हार्ट ब्रेक आपका भी हुआ है? देखिए डेफिनेटली जो बातें आपने की हैं, बिल्कुल बीइंग का पाकिस्तानी जो हुबुल वतनी है उसको देखते हुए बिल्कुल ऐसे ही होता है कि माजी की वो टीम जिसको देख के दूसरी टीमें डरा करती थी, और आज जो है वो हम इस लेवल पे हैं कि हमारा कोई इस वक्त दूसरी टीमों के ऊपर कोई ऐसा इंप्रेशन नहीं है। तो आपको क्या लगता है व्हाट वेंट रॉन्ग? हम तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ गए थे कि इस मर्तबा तो फॉरेन कोचेस भी थे, बड़ी तैयारी की गई थी, सीरीज जीत कर जा रहे थे, तो वो डेफिनेटली जो मोराल था वो भी काफ़ी बुलंद था। तो इवेंट के अंदर जाकर क्या हुआ? देखिए अब पिछले 20 साल से आप टॉप हॉकी से आउट हैं। अभी आप देखें कि 8 साल के बाद आपने वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया है, आप टॉप टीम्स के साथ नहीं खेल रहे हैं, फिर आपकी देखिए कंसिस्टेंसी नहीं है, आपकी फेडरेशंस जो है आए रोज चेंज हो जाती हैं, आपकी मैनेजमेंट्स चेंज हो जाती हैं। आप यू सेड वेरी वेल, अभी मुजम्मिल ने भी कहा कि आपने अगर कोई परफॉर्म करना है तो डेफिनेटली आपको एक कंसिस्टेंसी के साथ, एक रोड मैप के साथ आगे कैरी फॉरवर्ड करना होता है।
अगर आप वर्ल्ड कप से आउट हैं और टॉप टीम से नहीं खेल रहे हैं तो डेफिनेटली बाकी टीम्स तो इसका तो अपने लेवल को बेहतर कर रही हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी को ले आते हैं, फॉरेन कोचेस को ले आते हैं, अगर आप फोर्सफुली जीतना चाहेंगे तो कभी भी जीत आपके पास नहीं आएगी। अच्छा, अगर हम लोग हॉकी की डेवलपमेंट की तरफ थोड़ा सा डिस्कशन को लेके जाएं, हार तो वो जो होनी थी और क्योंकि वजूहात थी और नहीं जीत पाए हम, तो हमारे पास डेवलपमेंट के अंदर सबसे बड़े लूप होल्स किधर हैं? हमने जो देखा हमारी टीम के कैप्टन को पेनल्टीज़ में इशू बन गया वहाँ पे जाके, और फिर ग्रीन कार्ड वाली बात बीच में आ गई। थोड़ा सा ज़रा बताएं कि ये लूप होल्स एग्जिस्ट क्यों करते हैं, इरेडिकेट कब होंगे, ख़त्म कब होंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि हर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब जैसे पेनल्टी कॉर्नर का इक्विपमेंट है, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर कि उसने इस चीज को बिल्कुल कंफर्म करना होता है और जिम्मेदारी के साथ जिस गोल पोस्ट में हमारा कीपर होता है वहां पर पहुंचाना होता है और मेक श्योर करना होता है। और कोच का ये स्टेटमेंट के ये गोलकीपर की जिम्मेदारी थी, बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैनेजर इसको मेक श्योर करता है। और वर्ल्ड कप में ये इस तरह का इंसिडेंट होना, मैं समझता हूँ कि इसमें हमारे नाम के ऊपर एक हर्फ आता है कि जी पाकिस्तान टीम की जो आप कह लें कि उनका एक तरीकाकार है, उसमें भी बहुत कमी है। वी शुड लर्न फ्रॉम दैट। थोड़ा सा एक बात है कि कहते हैं कि बंदा बंदा सरदार और बदबख्ती सारे शहर की। अगर हम हॉकी की मैनेजमेंट और हॉकी के ऊपर जिनका हाथ है उनको देखें तो पिछले 20 साल से आपने कहा है हम मेजर हॉकी में से बाहर हैं, मेन हॉकी में से हम लोग बाहर हैं, कसूरवार किसे ठहराएंगे? देखिए, मैं वंस अगेन कहूंगा, अभी आप एक ले लेंगे, पाकिस्तान टीम ने 9 मार्च को पाकिस्तान टीम वापस आती है वर्ल्ड कप क्वालिफाई करके। तो मेरे ख्याल में जो 9 मार्च से लेके और 15 अगस्त तक का जो टाइम है, ये फोकस ट्रेनिंग पे होना चाहिए था। इसमें हमने 3 मैनेजमेंट चेंज कर दी ड्यूरिंग दैट पीरियड, और अब पता नहीं था कि किसने वर्ल्ड कप में जाना है, कोई गोरा आएगा, कोई पाकिस्तानी जाएगा। दैट इज द बिगेस्ट फ्लॉ। मैं समझता हूँ कि जीत को एक तरीकाकार से जीता जा सकता है। हमारे प्लेयर्स के अंदर पोटेंशियल है और उनको भी अगर आप आए रोज कोचेस मैनेजमेंट नहीं देंगे तो वो भी कॉम्प्लेक्स में रहेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो पूल ऑफ प्लेयर है, जो कि मैं समझता हूँ बहुत कम है, उसको हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। फिर क्वालिटी के लिए हमें यूथ को टच करना पड़ेगा। आपकी जो 16 ईयर्स टू 18 ईयर्स की जो एक लॉट है, हमें उसके ऊपर 3 से 4 साल काम करके बहुत अच्छी बात आप कर रहे हैं। डेफिनेटली पूल जो है वो भी बड़ा होना चाहिए, तभी कंपटीशन भी होगा, नया हमें टैलेंट भी नजर आएगा। बट एट द सेम टाइम आप टैलेंट को ले आएं और सिस्टम इन प्लेस ना हो, देन व्हाट टू डू, फिर तो हमें इसी तरह के नताइज देखने को मिलेंगे जो इस वक्त हम देख रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की कंसिस्टेंसी की और बार बार टीम मैनेजमेंट के चेंज होने की। ये तो मुझे स्टोरी क्रिकेट वाली महसूस होती है कि जैसे क्रिकेट का हमारी हाल हो गया है, क्योंकि बार बार वहाँ पे कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आती, टीम मैनेजमेंट बार बार चेंज हो जाती है। यही चीज़ हम वहाँ डिस्कस कर रहे होते हैं और आज आपके मुँह से भी हम यही सुन रहे हैं। तो क्या ये ओवरऑल हमारे कौमी रवैये की वजह से हम जवाल की तरफ जा रहे हैं, स्पेशली अगर मैं स्पोर्ट्स रिलेटेड बात करूं तो? क्योंकि हॉकी में भी हम बहुत अच्छे थे, हम क्रिकेट में भी बहुत अच्छे थे, लेकिन दोनों में अब हमें नजर आ रहा है कि काफ़ी पाकिस्तान तो बहुत पीछे चला गया है। जो बात है जी बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि हम लोग ना शॉर्टकट के साथ फोर्सफुली जीतना चाहते हैं, ये कभी भी नहीं होगा। हमें, जैसे आपने कहा कि ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और ये एक सिस्टम है, अगर आप मैकेनिज्म के बगैर आगे बढ़ना चाहते हैं, देखिए आपके पास इस वक्त ह्यूमन रिसोर्स ही नहीं है, आप कैपेसिटी बिल्डिंग पे फोकस ही नहीं कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि यार जो प्लेयर अच्छा था उसको टीम में डाल देते हैं, छिक्का चौका मारा या जिसने गोल कर दिया। इस तरह नहीं होता है। आपको एक डेवलपमेंट प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा अंडर दी उन कोचेस के जिनको काम आता है। अगर हम लोग मैं समझता हूँ कि मतलब यहाँ कहना चले मौजू है कि अगर सियासत से बाहर आके अपनी लाइकिंग डिसलाइकिंग से बाहर आके पाकिस्तान में वो कोचेस मौजूद हैं जो कि इस चीज को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उनको ओन किया जाए, उनको टाइम दिया जाए, उनको वो टेक्नोलॉजी दी जाए, उनको वो मैं समझता हूँ कि रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाए। जुनैद साहब, एक छोटा सा सवाल कर लूँ आपसे, आपको मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, लेकिन एक सवाल, क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम रह गया है। आप खुद भी हेड कोच रह चुके हैं, व्हाट डू यू थिंक आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट आप क्या समझते हैं बीइंग हेड कोच ऑफ द हॉकी टीम? क्या रही, क्या आपने बेहतर किया? देखिए, लास्ट 16 इयर्स में पाकिस्तान ने 2 दफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया।
एक पाकिस्तान ने 2018 में और एक 2026 में, और दोनों दफा अल्लाह पाक ने मेरी हेड कोचिंग में किया। ये अल्लाह ताला का मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम है कि 16 ईयर्स में आप सिर्फ 2 दफा गए वर्ल्ड कप में और दोनों अल्लाह पाक ने हेड कोचिंग मेरे में दिया। तो मैं बढ़ और भी We wish पेशवान the लोग हैं, मैं ये best कहूंगा for our team कि and again- हमारी टीम की मैनेजमेंट को भी, अगर वो ये प्रोग्राम उन तक पहुंचे और वो इससे कुछ होश के नाखून लें कि ताकि हमारा दिल तोड़ना बंद करें। और जिस तरह से आपकी कोचिंग के अंडर 2 मरतबा हम लोग वर्ल्ड कप में गए, कुछ डिसीजंस हैं जो अब ले लेने चाहिए, कुछ लंबे देर के डिसीजंस हैं जो अब इम्प्लीमेंट हो जाने चाहिए। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया Thank और अपना you. वक्त निकाला अपनी सोच में से जुनेद साहब। और आई थिंक कि हमें ना आयशा अपने प्रोजेक्ट्स को एक लॉन्ग टर्म बेस पे लेके चलना चाहिए। ये एडॉक फायर फाइटिंग जो है ना, जिस तरह से आप कहते हैं, इसको अब हमें क्विट कर देना चाहिए। बात यह है कि हम जानते हैं कि 10 मिनट के सेगमेंट के अंदर मसाइल हल नहीं होते। मैं बार बार कहती हूँ, हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि हम हाईलाइट करें इश्यूज़ को, ताकि उसके ऊपर एटलीस्ट कॉन्वर्सेशन का आगाज़ तो हो ना, उस पर बातचीत का आगाज़ तो होना चाहिए। तो हम आपके सामने लाकर रख देते हैं, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं और जितने भी व्यूवर्स हैं, फैसला आप लोगों ने करना है। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना है, लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे ना, तो जब हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं तो हमें होता है कि पता नहीं फ्यूचर कैसा होगा, एक अनसर्टेनिटी हमें घेर लेती है। लेकिन कुछ हाल के अंदर हमें ऐसे चेहरे देखने को मिलता है जिन्होंने कल हमारा फ्यूचर बनना है, बट जब हम उनको देखते हैं तो हम कहते हैं नहीं, हमारा फ्यूचर ठीक होने वाला है। एक ऐसा ही बच्चा हमारे साथ मौजूद होगा जिसकी उम्र सिर्फ 10 साल है, और 10 साल की उम्र के अंदर उसने जो अचीवमेंट दिखाई है माशाल्लाह से, वो एक ब्रेक के बाद हमने आपको बतानी है। तो स्टे विद अस, कहीं जाइएगा। व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम दैट ब्रेक। और जिस तरह से जाते हुए आयशा ने आपको बताया था कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमें वापस जो कि है ना वो पॉजिटिव वाइब्स की तरफ लेके आती हैं, कुछ ऐसी न्यूज़ होती है जो लेके आती है। उसके अंदर ये है कि सबसे ज़्यादा पार्ट जो मिसअंडरस्टैंड हम करते हैं बच्चों के बारे में, वो ये है कि उनकी कैपेसिटी लर्न करने की, इंप्लीमेंट करने की, सीखने की चीज़ को, हमें लगता है कि हमें जो चीज़ समझ में आएगी शायद वो बच्चा समझ नहीं सकता, या बच्चे का इंटेलेक्ट कम है। हम क्यों ना बच्चों को उस तरह से डील करें कि जिस तरह वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मे बी एथलेटिकली ब्लेस्ड हों, मे बी न्यूमेरिकली उनको ज़्यादा चीज़ें समझ आती हों, मे बी वर्ड्स में वो बहुत अच्छे हों, कोई भी नैक हो सकता है। और हमारे पास एक 10 साल के चैंपियन है यहाँ पे। वक्त मौजूद नहीं होता ना, उसके लिए वक्त देना पड़ता है बच्चों को। वक्त हमारे पास किसी के पास है नहीं, पता नहीं हम सब किस तरफ जाना चाह रहे हैं इतनी तेज़ी के अंदर, पता किसी को भी नहीं है, लेकिन सबके पास वक्त नहीं है। लेकिन इसके अंदर जब कुछ अच्छी खबरें आती हैं ना, तो हम कहते हैं कि नहीं भाई, इन सारी सफरिंग्स के अंदर, सारे चैलेंजेस के अंदर अगर कोई अच्छी खबर आ गई है तो हमने उसको होल्ड करके रखना है और उसके ऊपर खुश होना है, क्योंकि ये भी हमारा मजहबी फरीज़ा है कि हम खुश हों जब भी कोई अच्छी चीज़ हमारे सामने आए। तो 10 साल की उम्र है इनकी, और ये बच्चे जो हैं तालीमी उनकी तालीम जो है ना वो प्राइमरी से शुरू हो रही होती है। लेकिन हमारे साथ जो मूसा बिन उमर मौजूद हैं, उन्होंने किया ये है कि 10 साल की उम्र के अंदर कैम्ब्रिज ओ लेवल्स के तमाम मज़ामीन मुकम्मल करके 7 A+ और A ग्रेड्स हासिल कर लिए हैं, और डेफिनेटली ये गैर मामूली सलाहियत का मुजाहिरा उन्होंने किया है। तो मैं ब्रेक में इनसे बात कर रही थी, अभी तो बड़े शरीफ मुझे लग रहे हैं, तो मैंने वालिद साहब से पूछा ये वाकई में इतने शरीफ हैं? उन्होंने कहा नहीं, जब इनके बड़े भाई आते हैं तो बहुत शरारतें करते हैं। तो ज़रा करते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए मूसा से बात, और उनके वालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उमर सलीम साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? थैंक यू। आप कैसे हैं? I'm fine. आप मेरी तरफ देख सकते हो, इधर देख सकते हो, दरमियान में क्या देख रहे हो? अच्छा ये बताओ, बहुत बहुत मुबारक हो आपको, कैसा फील हो रहा है आपको? I feel really good and thankful to Allah for all my grades, and I feel also relieved that I've completed my O levels. हमें भी बहुत खुशी हो रही है आपसे मिलकर भी। और ये बताओ कि सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट जो है ना बायोलॉजी है, बिकॉज आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन द ह्यूमन एनाटमी एंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो इसका मतलब है बड़ा होके उमर साहब इसने डॉक्टर ही बनना? इससे पूछ ले इसमें क्या बनना है। अच्छा आपने पूछा नहीं अभी? नहीं मुझे पता है, मगर इट्स टोटली अप टू हिम। ओह ओके, बताएं जी क्या बनना बड़ा? I want to become a surgical oncologist and doctor that treats cancer through surgery, because a lot of deaths in my family have been caused by cancer, so I want to treat other patients that have cancer. क्लैरिटी देखिए आपने, बिल्कुल विजन की क्लैरिटी उसको है, उसको पता है उसको क्या करना है। आप किस तरह से एनाटमी, आपने कहा आप इंटरेस्टेड हो, तो एनाटमी आप किस तरह से अप्रोच करते हो, याद कैसे करते हो सिलेबस को? बिकॉज डॉर्सल और वेंट्रल एओर्टा और आपके वेन्स के वेसल्स के नाम, आपके हेपेटिक पोर्टल वेन, उसका फंक्शन क्या है, ब्लड कैसे फ्लो करता है, लिवर में कैसे जाता है, तो ओ लेवल्स का सिलेबस ठीक ठाक डिटेल्ड है?
हाँ डिटेल्ड है, लेकिन आई फाइंड दैट विद रिवीजन अगर रिवीजन करते रहें तो फिर एक दफ़ा ना बैठ जाता है दिमाग में, और ना आई पे अटेंशन ड्यूरिंग क्लास सो दैट यू नो आई डोंट हैव टू लर्न थिंग्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन। एक मिनट यहाँ पे मैं पॉज करूंगा। व्यूअर्स, आप लोग अगर स्क्रीन पे देख रहे हैं माशाल्लाह पढ़िएगा, बिकॉज आप सब भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि इतना ब्राइट माइंड पैदा देर बाद ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओ लेवल्स के सिलेबस के अंदर हार्मोनल साइकिल्स तक पढ़ाए जाते हैं, लूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, all of what human body functions upon, and you remember all of it? I think that time to time I need some time to revise. But yeah, I think I do remember और most biology of में A it. था आपका? Biology में A star था. A star था। अच्छा उमर साहब ये बताइए, माशाल्लाह। how many kids do you have? I have 2 sons. 2 sons, और दोनों में ब्राइट ये हैं या वो ज़्यादा हैं, स्पेशली अगर हम एजुकेशन की बात करें? दोनों ब्राइट हैं। दोनों ब्राइट हैं। दोनों ब्राइट हैं, बट द थिंग्स को अपॉर्चुनिटी मिल गई है। Wow. He went into Hassan Abdal, he after 8th, so he's in a conventional system. जो इनके ये बड़े भाई हैं। इसके बड़े भाई हैं, ठीक है। और वो भी क्लासेस जंप करते रहे, बट नाउ ही इज इन अ कन्वेंशनल सिस्टम। ही कंटिन्यूड जंपिंग क्लासेस अगेन एंड अगेन। तो पाकिस्तान में बच्चे बहुत होते हैं, दे वेरी वेरी ब्रिलियंट, बट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। हम एज वाइज बच्चे को सॉर्ट कर देते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला ने हर बच्चे को एक स्पेसिफिक दिमाग के साथ पैदा किया हुआ है। मूसा के बारे में रियलाइज़ आपको कब हुआ कि यू नो ये बाकी बच्चे जो है ना उनसे इज़ बेटर या फिर ब्रिलियंट है और इसको क्लासेस जंप करवानी चाहिए? को आप इस तरह यूज कर सकते हैं। हाँ, फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, सो ही स्टडिंग इन माई ओन स्कूल, हमारा भी ओ लेवल्स का कैम्ब्रिज स्कूल है, एंड फ्रॉम द वेरी स्टार्ट हमने इसको जब पहली क्लास में भी बिठाया इन प्ले ग्रुप, वी सॉ दैट हमने टीचर्स को कहा कि अगर कर जाता है तो ठीक है, नहीं करेगा ही रिपीट इट। ही केम इन द टॉप 5, वी मूव्ड हिम टू द नेक्स्ट क्लास, एंड उधर जाके हमने कहा अगर नहीं करेगा तो ही रिपीट इट। Then he moved on to the next class. Then we saw that he started to top the class. हमने कहा चलें अब कर लिया इसने टॉप, आधे सेशन के अंदर he's done the course, move on to the next class. Okay. So he started jumping classes at a very early age. अब फिर मूसा ने अडाप्ट कर लिया फिर उस वो पैटर्न को शायद? yes, he's adapted that pattern, challenge आता है and he moves on. 5 कंपलसरी होते हैं, 3 आपके चूज करने होते हैं आपने, जिस तरह से ओ लेवल्स डिजाइंड है। तो what pushed him towards science and not arts, accounting वगैरह उस तरफ? अच्छा मैं because I'm an Abdalian myself, हसन अब्दाल में चॉइस नहीं होती, so you have it's standard science. subjects. And मैंने भी मेरे स्कूल में भी it's all we've put all standard subjects. जब आप choosing की option देते हैं तो children at that particular age Confused they हो don't जाते हैं। have proper decision making. पेरेंट्स को जाके influence करते हैं कि कंप्यूटर्स दे दें, हालांकि कंप्यूटर्स भी ओ लेवल्स का इट्स लेस प्रैक्टिकल, इट्स मोर थ्योरेटिकल, मगर वो पेरेंट्स को पुश करते हैं, पेरेंट्स उनके आगे सबमिट कर जाते हैं, देन दे एंड अप मेकिंग डिसीजंस व्हिच आर रॉन्ग फॉर देम। आपको पता है ना हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक चीज़ पाकिस्तान में जो नहीं है एजुकेशन और सिस्टम में, वो एजुकेशन के साथ सिस्टम और सिस्टम के साथ एजुकेशन नहीं है। 1 आउट ऑफ द 2 मिलता है। आप वो लूप होल जिस वक्त एड्रेस कर रहे हैं इस तरह का बच्चा रेज करके। नहीं, ही इज नॉट द ओनली चाइल्ड, सो आई हैव मेनी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी ओ लेवल्स में दे आर आल्सो स्कोरिंग स्ट्रेट एज एंड दे आर 12-13 इयर्स ऑफ एज। अच्छा ये मूसा जो है, मूसा इज द यंगेस्ट वन, ही इज द यंगेस्ट, Yes. ही इज द फर्स्ट यंगेस्ट, या इससे पहले भी कोई नहीं ऐसे? नहीं, इस इतनी तो एज इसका में मतलब है कोई कि नहीं इन्होंने है। रिकॉर्ड बनाया, आप ये कह रहे हैं? Yes, yes. तो आप But completing O levels with these grades, yes, he's made a record. मगर we didn't push him into it. करता गया तो करते जाओ, करते चले जाओ। I used to tell him यार जितना होता है उतना कर लो, just ये give it your रिकॉर्ड best. पाकिस्तान का है या फिर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है? You can search it all out. Overall, you will not find such grades for a 10-year-old. तो आपने प्लान किया इसको फिर अप्लाई करने के लिए, कोई गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई करें? वो अभी तक तो ऐसा कोई प्लान किया ही नहीं है अभी तक। तो आप सोच रहे हैं, मैं आपको कह रही हूँ कि मशवरा दे रही हूँ, सोच लें फिर। सोचा जा सकता है, सोचा जा सकता है। क्या कैसा लगेगा आपको मूसा अगर आपका नाम गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अंदर आ जाए तो? I would feel good, but I did not do O levels to break a record or something. I did it to show my own capabilities and to inspire the other students that this can be possible. Mashallah. Good answer. Very good answer. That's a soulful of fulfillment. Because I used to tell parents, मैं जब parents को call करके कहता हूँ आपका बच्चा is not suitable for this class, please move him ahead. I face a lot of resistance. शुरू में बहुत ज़्यादा होती थी कि बच्चे पे प्रेशर आ जाएगा, बच्चा कर नहीं सकता, इतनी एज का बच्चा इधर नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। सो आई आस्क्ड मूसा, तुम करते जाओगे, पीपल विल लुक एट यू एंड दिल थिंक इट्स पॉसिबल, जस्ट मूव देम अहेड। लेकिन रूटीन जानना बड़ा ज़रूरी है। मूसा आपकी रूटीन सुबह उठने के बाद क्या रूटीन होती थी पूरा दिन सोने तक?
In normal days, when I woke up, I used to go to school, and then I used to study from 8 to about 3, and then I came home, I had lunch, I took a few hours of relaxing, and then शाम को मैं homework कर लेता था. I studied 3 to 4 hours and 3 to 4 hours आप दोबारा से पढ़ते थे फिर, ठीक है? ये उस तरह पढ़ता नहीं था. So videos, Okay. everything's on YouTube. ये लेक्चर का लिंक आ जाता था स्कूल से, उस लिंक को वॉच कर लेता था. That good enough. अच्छा, सिंस आप बच्चों की एक पूरी फौज है जिसको इस वक्त आप एक नए मिशन पे लेके चल पड़े हैं और बड़े टोन डाउन करके आप बता रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं, पाकिस्तान को इसी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है? इन बच्चों के अंदर आपने किस तरह से डिसाइड करना है कि यार बच्चा ग्रेड 5 में नहीं ग्रेड 6 में ठीक रहेगा? पेरेंट्स को किस माइंडसेट के साथ अपने बच्चे के तालीमी सफ़र को अप्रोच करना चाहिए? द फर्स्ट थिंग इज़ कि मैं पेरेंट्स को कहता होता हूँ, डू नॉट ट्रस्ट अ स्कूल. डू नॉट ट्रस्ट अ स्कूल. डू नॉट ट्रस्ट एनी स्कूल. वो आपको जो रिजल्ट्स दे रहे हैं, हाउ डू यू नो दे आर करेक्ट? आपको जो करिकुलम दे रहे हैं, हाउ डू यू नो इट्स एज अप्रोप्रिएट? आपको तो वट एवर दे आर गिविंग यू एन ए, यू आर हैप्पी, आप तो खुश हैं. पेरेंट्स को एनी स्कूल कैन मैनिपुलेट एनी पेरेंट, दैट्स नॉट एन इशू. आजकल ChatGPT है, आपको इंटरनेट से मिल जाएगा किस क्लास में क्या चीज़ें पढ़ानी चाहिए. उस चीज़ के ऊपर ChatGPT को कहें पेपर जनरेट कर दें, जो सिलेबस आता है इवन आपके बच्चे को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने का, ChatGPT से एक ऑल्टरनेट पेपर जनरेट करवाएं, अपने बच्चे से सॉल्व करवाएं, ChatGPT से चेक करवा लें. आपको पता लग जाएगा इज़ योर चाइल्ड प्रोग्रेसिंग लाइक ही शुड, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट. सेकेंडली, इफ़ ही इज़ टॉपिंग द क्लास and you are getting to know that he's an A-star student, he's a topper, why is he sitting there in that bunch of students? He doesn't belong there. Because क्लास में टीचर को ऊपर प्रेशर होता है कि you have to take all students along. जब आप all students along को लेके जाएंगे तो C-D वाले पे तवज्जो ज़्यादा चली अच्छा, जाएगी. लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, आपको यू नो नज़र आता है कि पेरेंट्स की तवज्जो भी इस तरफ हो, क्योंकि पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बच्चा स्कूल जा रहा है, उसकी स्कूल की फीस जा रही है, उसको मैं खाना खिला रहा हूँ, हाँ जी बस मेरा काम मुकम्मल हो पेरेंट्स रहा की है. एक एक्सपेक्टेशन ये है कि स्कूल विल डू एवरीथिंग. यस, माहौल जो है ना, दैट इज सेंट्रल टू प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स. हम हाफजा मजबूत करने के लिए बच्चों को भेजते हैं, और जिनका हाफजा अच्छा होता है हम कहते हैं कि ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है. हालांकि इल्म का मतलब ये नहीं है. इल्म का मतलब ये है कि आप जो ख्यालात आपको दिए जा रहे हैं उनसे नए ख्यालात प्रोड्यूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. और वो मुझे नज़र आया है मूसा के अंदर. अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा कामयाब करे. इन दैट मूसा, आगे जाकर आपका क्या प्लान है? मुझे लगता है कि मूसा ने डॉक्टर भी या जो भी इन्होंने चूज़ करना है बहुत जल्दी, जो इन्होंने सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट बहुत जल्दी बन जाना है यंग एज के अंदर. क्या ऐसा कुछ प्लान किया हुआ माइंड के अंदर? ऐसा कुछ चलता रहता है मूसा के? I plan on becoming a surgical oncologist, and that's really, you know, my goal. Okay, is to become a surgical oncologist to, you know, treat cancer. यंग एज के अंदर बनना है, जल्दी बनना है, या फिर जितना वक्त लगता है उतना ही वक्त में बन जाए तो I'm ठीक है? just trying to go with the flow. You see, I've started school for like. I started school when I was 2 years old, and I did 2 classes in, you know, each year, تقريبا, and eventually I went to O levels, so it was kind of, you know, gradual, and I plan to keep it gradual and go. That's great. एक छोटा सा टिप दूं, मेरे दिमाग में बस एक क्रिएटिव आइडिया आ रहा है. सिंस सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की तरफ आपका जाने का इंटरेस्ट है, आर यू इंटरेस्टेड इन ओरिगामी, like the paper folding art, Japanese paper folding art? No. Get into that. Get yourself a pair of tweezers, सही है, और tweezers के साथ आप उनको fold करने का art सीखें. It's going to prepare your motor skills for it. This was, by the way, again a YouTube video. Yes. Thank you. Thank आप लोग आए, आपने हमें join किया. इतनी बड़ी inspiration सर, बेटा आपका अल्लाह पाक इन्हें सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे. And parents, आपने किसी स्कूल को ट्रस्ट नहीं करना, क्योंकि जिन्होंने अपने बच्चे को 10 साल की उम्र में एज दिलवाए हैं ओ लेवल्स के अंदर, वो आपको ये कह रहे हैं कि बच्चे को उसके हिसाब से आगे लेके जाएं. मत खींच के रखें, मत वहाँ बिठाएं कि जहाँ आपका बच्चा एडजस्ट नहीं हो पा रहा. बिकॉज किसी जगह में फिक्स होना ये मतलब नहीं है कि आप वहाँ पे बिलोंग भी करते हैं. अगर आपका बच्चा आपकी प्रायोरिटी नहीं है तो वो स्कूल की प्रायोरिटी भी नहीं होगा. लेट्स बी रियली रियली ऑनेस्ट. एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक से अभी वापस आएंगे. स्टे विद अस.
जी, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान का मसला जो कई दिहाइयों से चलता आ रहा है वो ये है कि हमने टैक्स नेट को कैसे इंक्रीज़ करना है। हर बजट के अंदर बात की जाती है कि टैक्स रिफॉर्म्स की जाएंगी और कुछ ना कुछ तब्दीली करके कहा जाता है कि ये टैक्स रिफॉर्म्स है। अब कुछ एक नई डेवलपमेंट हुई है वो आपको बता देते हैं, उसके बाद इसके ऊपर हम एनालिसिस और एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेंगे। छोटे ताजिर और दुकानदार जो हैं उनके लिए हुकूमत ने टैक्स निज़ाम को आसान बनाने की एक नई कोशिश जो है ना वो शुरू कर दी, क्योंकि हमेशा टैक्सेशन के निज़ाम को कहा जाता है वेरी कॉम्प्लेक्स और एक आम बंदा जो है वो इसको कैसे समझे, हमें भी समझ नहीं आती है। बहुत सारे टेक एक्सपर्ट जो है ना टैक्स एक्सपर्ट वो भी कहते हैं कि हम भी किसी को हायर करते हैं अपना फाइल करने के लिए। रिटेलर स्कीम ऐप लॉन्च कर दी गई है अब उन तमाम छोटे ताजरों के लिए जिसके ज़रिए सालाना 20 करोड़ रुपए तक कारोबार करने वाले ताजिर जो हैं उन्हें घर बैठे टैक्स रिटर्न फाइल और अदायगी करने में आसानी होगी। हुकूमत ये कह रही है कि इस स्कीम से रजिस्टर्ड ताजिर हैं उनको FBR के गैर ज़रूरी मुआयने यानी कि उनके साथ जो बातचीत होती है या फिर वो कहते हैं कि जी हमें FBR तंग कर रही है या POS मशीन की पाबंदी यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उससे आज़ादी मिल जाएगी। इसके साथ साथ टैक्स फाइलर का दर्जा भी मिल जाएगा। अब सवाल ये है कि अगर टैक्स के आसान हो जाता है फ़ाइल करना और घर बैठे बैठे छोटे ताजिर टैक्स को फ़ाइल करने के काबिल हो जाते हैं, उनमें ये सलाहियत आ जाती है, टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो क्या वो आना चाहेंगे या नहीं आना चाहेंगे और किस तरह से क्या उनको फोर्स किया जाएगा, क्या फिर उनके लिए कोई नई तरीके से उनको मॉनिटर किया जाएगा कि वो कैसे जो है ना अपना टैक्स पे कर रहे हैं। बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब हम जानने की कोशिश करते हैं। और इन्हीं तमाम जवाबात के लिए और अपने सवालात के नतीजे में ये जवाब हासिल करने के लिए हमारे पास माहिर मईशत डॉक्टर शाहिद हुसैन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मौजूद हैं हमारे पास, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया। सबसे पहले तो ये जो नया सिस्टम मुतारिफ़ करवाया जा रहा है और हम लोग जा रहे हैं एक जो कि है सर्विलेंस कह लें बेहतर हो जाएगी हमारे पास टैक्स नेट के अंदर, हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं नंबर ऑफ़ रिटेलर्स ऐड हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि ये स्टेप सफिशेंट है जिस तरह भी आयशा ने कहा था कि क्या हम कर पाएंगे एक्चुअलिटी में? देखिए गुजारिश ये है कि पहले हम ये समझ लें कि हुकूमत का मकसद क्या है। मैं ये समझता हूँ कि ये स्कीम जिस तरह से लाई गई है 25 वर्षों से कोशिशें हो रही थी नींद दिलाना और वो नाकाम रही थी। इस हुकूमत ने भी कोशिश की थी, वो नाकाम रही है। अब एक ऐसा फैसला किया है उन्होंने जिससे कि टैक्स देनगान का दायरा वसी होगा। इसको हुकूमत अपनी कामयाबी तस्वुर करेगी। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि मईशत दस्तावेजी हो जाएगी या 40-50 अरब साल से ज़्यादा मिल जाएगा तो वो अपने आप को धोखा देता है। देखिए बुनियादी चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। वो होना ये चाहिए था कि जब आप ये स्कीम लाते हैं तो इनको फाइलर का दर्जा मिल गया। नॉन फाइलर पे बहुत से चार्जेस हैं। इससे पहले भी हुकूमत जब एक स्कीम लेकर आए थे तो लोगों ने निल रिटर्न भर के फाइनल की थी या 100 रुपए इनकम दिखा दी थी। वो ये बोल रहा है 25,000 रुपए मिनिमम टैक्स देना है। मेरा अपना ख्याल है कि 40 या 50 अरब रुपया पूरे साल का मिलेगा। लेकिन अगर शर्त जो है वो ये है, देखिए मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उसके बाद इम्पोर्टर्स हैं, उसके बाद जो है वो डीलर्स आ जाते हैं, होलसेलर्स आ जाते हैं, रिटेलर्स आ जाते हैं और फिर सारिफ। अगर इस चेन को आप सप्लाई चेन को कनेक्ट करते हैं तो आपको कई 100 अरब रुपए का या कई हजार अरब रुपए का फायदा होगा। लेकिन जो माजी का हमारा तब्स है, कैश की इकोनॉमी आज भी जारी है, डॉक्यूमेंटेशन हम कर नहीं रहे हैं। मुझे याद है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ कि अब से कुछ पहले ये कहा गया था कि बैंकों के जो डिपॉजिट हैं उसके मुनाफे पर हम टैक्स लगा रहे हैं और उससे बचत की शरह तो गिर गई। लेकिन लोगों ने ये किया कि जहाँ टैक्स लगा तो हुकूमत ने कहा था कि अगर एक आदमी ने 1 करोड़ रुपए टैक्स दिया तो हम समझ जाएंगे कि इसके पास 10 करोड़ के डिपॉजिट हैं जो उस पर उसने टैक्स नहीं दिया, उस आमदनी पर हम उनको पकड़ लेंगे। किसी को 1 रुपए का आज तक नहीं पकड़ा। फिर GST लेकर आ गए थे, फिर कैश विड्रॉल पर किया था। ये सारी चीजें जो आई थी माजी में, आई थी कि मईशत को दस्तावेजी बना के कोई 15,000 अरब रुपया सालाना बकौल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ FBR कम वसूल कर रहा है। अब उस 15,000 में से ये सब करके अगर आपने 40-50 अरब रुपए की वसूली कर ली और 25,000 रुपए साल का दे के उसने अपने आप को फाइलर बना लिया, तो मैं तो ये कहूँगा ये सियासी फैसला है। अगर इसको सप्लाई चेन को नहीं करते, और सप्लाई चेन का मैं आपको बता दूं कि मेंबरान पार्लियामेंट और सूबाई असेंबलियां खुल के कह रहे हैं कि अगर आपने मईशत को दस्तावेजी बनाने की कोशिश की, अगर आपने प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन मार्केट के नर्खों पर लेकर आए, अगर आपने कैश ट्रांजैक्शंस को रोका, तो फिर हम आपके खिलाफ तहरीक एतमाद ले आएंगे। तो ये सियासी फैसला है
इससे बहुत कुछ फायदा हो सकता है अगर आप सप्लाई ये चेन को बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन किए। सबसे पहली बात कि ये जो टैक्स नेट बढ़ाने की बात की जाती है ये बड़ा ज़रूरी है और हुकूमत बहुत ज़्यादा इससे उम्मीद भी लगाकर बैठी हुई है, लेकिन जो छोटे ताजिर हैं उनकी अपनी नीयत के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कि वो ये करना चाहते हैं या नहीं, वो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते, क्योंकि ताजिरों का सबसे बड़ा जो इशू रहा वो ये रहा है कि वो टैक्स नेट के अंदर नहीं आना चाहते, वो ज़्यादा टैक्स दे देंगे लेकिन टैक्स नेट में नहीं आएंगे, डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना चाहेंगे। एक ब्रेक की तरफ हम जाते हैं, ब्रेक से अभी वापस आ रहे हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम दैट ब्रेक। और पाकिस्तान और पाकिस्तान का पॉलिटिकल स्केप हमेशा से ड्रामा का सेंटर रहा है जब हम जज्बात की बात करते हैं और पॉलिसी की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। अब करंटली चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो कही थी, और सूबों का मसला सिंस हम सबको पता है और हम लोग कवर भी करते आ रहे हैं खासा गर्म है। इससे मुताल्लिक कहा यह गया उनकी तरफ से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी रहेगी, अब अवाम फैसला करेगी कि वो क्या चाहते हैं, और हम ज़ोर ज़बरदस्ती से ना कल माने थे और ना ही हम अब मानेंगे। ये कहा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस चीज़ के ऊपर एक और भी बात कही, उन्होंने ये कहा कि अगरचे तो ये हमारे साथ चलते हैं ठीक तरीके से तो हम फिर नून लीग की बात के साथ ताउन करेंगे, लेकिन अगर नहीं तो हम इस इम्पॉर्टेंट बात पता है उन्होंने क्या कही है? उन्होंने ये भी बात कही है कि पेज हो सकता है एक ही हो, अब आपको पता है वो किस पेज की बात कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि दाल में कुछ काला जरूर है। तो कहते क्या है बिलावल साहब, जरा सुन लेते हैं। पेज एक भी हो सकता है लेकिन दाल में तो कुछ काला है। मुझे नहीं मालूम कि वो है क्या, लेकिन कुछ तो है। अगर हुकूमत कॉन्फिडेंट है, कोई मसला है, आप खुद कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की तो ज़रूरत ही नहीं है, तो कोई मसला नहीं है, फिर मैं गलत था। अगर कुछ है तो सामने, आज नहीं तो कल। अच्छा, बिलावल को सुनते हुए इंजॉय मैं इसलिए करती हूँ कि वो इंजॉय कर रहे होते हैं जब भी वो कोई बात करते हैं, स्पेशली जब वो सार्काज़म कर रहे होते हैं तो ही ऑलवेज एंजॉयज इट, और वो इतना विजिबल होता है कि हम भी फील कर सकते हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ जो है वफाकी वज़ीर दिफा, वो कहते हैं कि हुकूमत कहीं नहीं जाने वाली, तो उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, वापस आएंगे, हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद है, उनसे जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस बारे में। अगर आपकी एक पार्टी जो है वो मुखालफत का इरादा करती है, उससे कोई गवर्नमेंट नहीं जाने का, हमारे पास मेजोरिटी है, कंफर्टेबल मेजोरिटी है, खतरा किस तरह हो गया? मसाइल मौजूद हैं, मसाइल से कोई इनकार नहीं है, लेकिन उनको टाई अप कर देना कि सिस्टम कोलैप्स कर रहे हैं और हुकूमत जा रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। हुकूमत ऐसी कोई बात नहीं है, ख्वाजा आसिफ साहब ये कह रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईनी पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब। उनकी तरफ ज़रा चलते हैं और उनसे जानते हैं कि उनको क्या लगता है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इस वक्त क्या हो रहा है। पेज एक ही है, अलग हो गया है, और बिलावल साहब जो है ना वो पीपल्स पार्टी एंजॉय करी है नहीं। बहुत शुक्रिया खोखर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या सिचुएशन आपको क्या लगती है, क्या अभी भी एक ही पेज है या अलग हो चुके हैं पेजेस? जी शुक्रिया। लेकिन मेरे ख्याल में ये बात पेज की नहीं है, ये बात स्क्रिप्ट की है, और स्क्रिप्ट पाकिस्तान की सियासत में फॉर द लास्ट डेकेड और सो एक ही चल रहा है कि बंद कमरों में बैठकर फैसले किए जाएंगे कि कौन इस मुल्क का हुक्मरान होगा। जो पॉलिटिशियंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनका सेकेंडरी रोल है। तो ये स्क्रिप्ट चेंज होना चाहिए। पाकिस्तान के लोगों के हक हाकमियत को तस्लीम करना चाहिए। वेदर वी लाइक द पर्सन दे वोट फॉर, वी डोंट। जिसके लिए वो वोट कर दें, बस वहां पर हमें अपना सरे तस्लीम खम करना चाहिए। एंड दिस इज द प्रॉब्लम। 2018 में भी RTS का फेलियर हुआ, एक कंट्रोवर्सी जनरेट हुई, और फिर 2024 के इलेक्शन में तो माशाल्लाह तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। तो वी हैव टू ब्रिंग दिस थिंग टू एन एंड, और सियासतदानों को आपस में मिल बैठकर रास्ता निकालना पड़ेगा कि ये 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, 64% इस मुल्क की आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, हाईएस्ट हमारी जो जॉबलेसनेस की रेट है अमंगस्ट यूथ। वैसे भी बेरोजगारी में हम इस रीजन में सबसे आगे हैं, लेकिन नौजवानों में बेरोजगारी की शरह सबसे ज्यादा है इस सबसे ज्यादा। आपको पार्टी कौन सी पार्टी में खोखर साहब ये वाली चाहत या ख्वाहिश नज़र आती है कि बैठना चाहिए, और जो स्क्रिप्ट चेंज करने की आप बात करें वो स्क्रिप्ट अब फाइनली चेंज होना चाहिए? पीपल्स पार्टी में, नून लीग में, आप खुद भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा रह चुके हैं, तो और हमें याद है माजी के अंदर एक ऐसा मुआहदा भी हुआ था पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। तो आपको क्या लगता है कौन सी जमात जो है उसकी ख्वाहिश ज़्यादा है कि ये स्क्रिप्ट अब चेंज होना चाहिए? ख्वाहिश तो
सब की है। मैं फ्रैंकली आपको बताऊं कि कॉलीग्स हैं मुस्लिम लीग नून में भी, पीपल्स पार्टी में भी, इवन दो देयर इन गवर्नमेंट, उनका ये ख्याल है कि हमने पॉलिटिक्स को एक ऐसी पोलराइज्ड इंतहा पर पहुंचा दिया है कि इसका नुकसान सिर्फ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को नहीं हो रहा है, इसका हम सबको हो रहा है। तो हमें एक साथ बैठना चाहिए। अच्छा खोखर साहब, जिस तरह से आप कह रहे हैं एक साथ बैठना चाहिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपोजिशन से मिलने भी गए हैं चैम्बर में, आप भी वहाँ मौजूद थे, क्या बात हुई है वहाँ पे? देखिए, एक वेलकम मूव थी, और यही मैं कहना चाह रहा था कि ऑपोजिशन और हुकूमत को बैठकर आपस में और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को कुछ रूल्स ऑफ द गेम तय करने पड़ेंगे। बिलावल साहब आए और बैठकर हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम इलेक्शन के प्रोसेस को क्रेडिबल बना सकते हैं, जो अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी लूज कर चुका है। जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट है वो कैसे करनी है, उसके ऊपर हम मुशावरत कर सकते हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर कर सकते हैं। फिर साथ ही उन्होंने ये भी ऑपोजिशन को कहा कि आप जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं जिससे आपने बॉयकॉट किया हुआ है, वो बॉयकॉट अगर आप खत्म करें तो हम वहां पर भी एक ये अच्छा मैसेज जाएगा। तो बुनियादी तौर पर तो हम लोगों को रूल्स ऑफ द गेम डिफाइन करने हैं। ये क्या तरीका है कि एक शख्स वजीर आजम हो और वजीर आजम हाउस से जब वो निकले तो सीधा अडयाला जेल जाए, चाहे कोई भी हो, मियां नवाज शरीफ साहब हो या इमरान खान साहब हो। द पॉइंट इज कि हम 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अपनी आप इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन देखें, बहुत अलार्मिंग है। आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस एक चल रहा है, गुर्बत डायनामिक्स ऑफ द गवर्नमेंट या फिर इस वक्त जो पार्लियामेंट के अंदर इत्तेहाद चल रहे हैं उनको तब्दील होता हुआ देख सकते हैं क्या? पीपल्स पार्टी, पीटीआई और बाकी जो अपोजिशन जमातें हैं उनके क्लोज हो सकती है क्या? जो विफाक में इत्तेहाद है जिसने गवर्नमेंट बनाई हुई है, क्या उसके अंदर रिफ्ट जो है इतनी गहरी हो सकती है कि वो टूट जाए? क्यों नहीं? देखिए, हमने यही तो देखा है इन पिछले 10-12 सालों में कि हर 2.5-3 साल बाद हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट की चाहत है वो उठना शुरू हो जाती है और हुकूमत को ब्लेम किया जाता है कि आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं रही। कॉन्टेक्स्ट में आप डाल लीजिए मोहसिन नकवी साहब की स्पीच कि निजाम मनदम हो चुका है और रिफॉर्म्स नहीं कर पाए ये वो, और फिर देन इट्स टाइम टू गो। ये दायरों का सफर खत्म होना चाहिए। एक स्टेबल डेमोक्रेसी कहते हैं ना कि हो नक्श अगर बातिल तकरार से क्या हासिल, तो नक्श को पहले ठीक करना पड़ेगा। एक चीज़ खोखर साहब, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग उस पर जानना चाहूँगी। हमारी यूथ से रिलेटेड, जेनजी से रिलेटेड, हम जानते हैं कि मुख्तलिफ ममालिक के अंदर क्या हुआ है, तो ये अंडरस्टैंडिंग या ये कंसर्न्स हमारी अशराफिया को भी हैं? बिल्कुल नहीं है जी। नहीं है। एक तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि रीजन के अंदर जो हवाएं चल रही हैं, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, इवन इंडिया, तो यहाँ पर बहुत जो जेन जी है उन्होंने पॉलिटिकल इम्पैक्ट लेकर आए और पॉलिटिकल चेंज भी लेकर आए। वो गोखले थे एक इंडिपेंडेंस मूवमेंट के कांग्रेस के रहनुमा, और उन्होंने बंगाल के बारे में कहा था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। तो जो वहां पर बंगाल में हुआ उसके एग्जैक्टली 1.5 साल बाद आप देख लें इंडिया में हो गया। इंडिया में तो हम पाकिस्तानियों को भी, यहाँ के शराफिया को ये नहीं समझना चाहिए कि हम कोई बहुत आइसोलेटेड है और यहाँ पर लोग। मोहसिन नकवी साहब ने जब ये बात की थी ना इंतजामी यूनिट्स की, तो उसको सुनते हुए मेरे जहन में यही बात आई थी, क्योंकि उन्होंने नौजवानों की भी बात की थी। एंड एक तरह से मुझे लगा कि वो अपने आप को ना नौजवानों के साथ रख के शो करना चाह रहे हैं कि वी आर विद यू, लेकिन जो हमारे हुक्मरान हैं, जो सियासतदान हैं, उनकी तरफ से ना अहली दिखाई जा रही है या वो सही गवर्नेंस नहीं कर पा रहे हैं। हम जब इन फ्रैक्चर्स की बात करते हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं, तो इसके अंदर एक तरफ से पीपल्स पार्टी की हमें वार्निंग्स नज़र आती हैं कि सिस्टम का कुछ पार्ट है, उसको करेक्टिव मेजर्स की ज़रूरत है, जो कि एक हार्ड स्टेटमेंट है ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी जैसी पार्टी की तरफ से आना। और दूसरी तरफ जो है बानी पीटीआई को अस्पताल जब मुंतकिल किया गया तो उस चीज़ के अंदर भी हमें काफ़ी सारा पॉलिटिकल रंग भी नज़र आ रहा है, जिसके ऊपर कॉमेंट्री भी चल रही है बोथ फॉर एंड अगेंस्ट। क्या कल जो मुलाकात हुई है, जो पिछली मुलाकात गुजरी है, इसके बाद आगे इस लाइट में देखा जाए तो और पॉजिटिव मुलाकातें होना बनती हैं, होंगी, हमें नजर आएंगी, कुछ तय पाया है? ऑफ कोर्स जी, देखिए मुलाकातें होनी भी चाहिए और रास्ते हमें निकालने भी चाहिए। पाकिस्तान के लोग थक चुके ये क्या हर रोज हम टीवी पर
सिर्फ मार धाड़ और एक दूसरे का गिरबान पकड़ने की बातें करें। हमें अगर इस मुल्क को और सियासत को इश्यूज की जानिब लेके जाना है तो हमें फिर पॉलिटिशियंस को ये पावर पॉलिटिक्स के चक्कर से भी बाहर निकलना पड़ेगा। दो टुकड़े हम इक़्तिदार के देखते हैं और उसके ऊपर ऐसे झपट पड़ते हैं कि जैसे देयर इज नॉट गोइंग टू बी टुमारो। तो ये हमें अपने रवैये दुरुस्त करने पड़ेंगे। मैं बार बार ये कहता हूँ कि आज हम 25 करोड़ हैं, फिर 40 करोड़ हो जाएंगे। पूरे स्टेट का स्ट्रक्चर क्रम्बल कर रहा है। आपके पास हेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव करनी है, गवर्नेंस बेहतर करनी है, और हम कुछ भी नहीं कर रहे। तो इवेंचुअली किसी ने तो करना है। क्वेश्चन खोकर साहब, देन हमारे पास जो है आगे बढ़ेंगे, वो ये कि आपको ये नज़र आ रहा है कि दोबारा से ये बातें भी हो सकती हैं कि सदारती निज़ाम लाया जाए, ऐसा कुछ आपको नज़र आ रहा है बैकग्राउंड्स के अंदर जो अभी फ्रंट पर नहीं आया? 80 साल तो हो गए जी, हर तरह का एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया है। मजीद क्या एक्सपेरिमेंट करने? एक एक्सपेरिमेंट कोई भी आप निज़ाम ले आए जिसमें आपने लोगों को अहमियत नहीं देनी, कैसे निज़ाम चलेगा? आपको बैकग्राउंड में नजर आ रहे हैं इसके बारे में थोड़ा सा वो बनाते हुए कि थोड़ा माहौल बनाना चाहिए? I personally think कि हम जहाँ उसी तरफ रहे हैं और ये नया एक एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान में दोबारा से किया जाएगा। 50-60s में यूब खान साहब के दौर में हुआ और अब दोबारा कि पाकिस्तान को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ लेके जाया जाए। मोहसिन नकवी साहब ने अपनी स्पीच के अंदर ही उन्होंने कह दिया था कि लोगों ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी कि जमहूरियत के अंदर और भी निजाम है। उन्होंने इस बात की और एक वाज़ेह इशारा था। तो आई थिंक एक ख्वाहिश है कि इसको लेके जाया जाए सदारती निजाम की तरफ। लेकिन जब आपने वोट की इज्जत ही नहीं करनी, वोटर की तौहीन ही करते रहनी है, तो चाहे सदारती निजाम हो या चाहे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, तो एंड ऑफ द डे क्या फर्क पड़ेगा? वेरी ट्रू, बिल्कुल। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की वो कि हम सारे एक्सपेरिमेंट्स तो करके देख चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। हर तरह की गवर्नमेंट हमने देख लिया, हमने मार्शल लॉज भी देख लिया, सदारती निज़ाम भी देख लिया, पार्लिमानी निज़ाम भी देख लिया, हाइब्रिड निज़ाम भी देख लिया। सबसे नई बात बन पा रही है, तो मुझे लगता है कि वोट को एक दफ़ा इज्जत देकर भी देख ही लेना चाहिए। हो सकता है मुल्क जो है ना वो बेहतर हो जाए। आगे बढ़ जाते हैं जनाब। देखें, इंपॉर्टेंट ये है कि जितने मर्जी मुश्किल हालात हों, हम ना देखते रहें आगे की तरफ, नज़रें हमारी आगे की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि जो हमें आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं शायद वही पाकिस्तान को बेहतर करेंगे। ई गेमिंग की दुनिया के अंदर अब हो ये रहा है कि पाकिस्तान ने समेटी है एक बहुत ज़बरदस्त कामयाबी। पेरिस में होने वाला एक इवेंट था, टेकन 8 आलमी चैंपियनशिप पाकिस्तान के खिलाड़ी ने हासिल कर ली है फतह। और मैं टेकन से मुतालिक आप सब जानते होंगे कि अरसलान ऐश एक ऐसा नाम है कि जो सारी दुनिया पे छा गया था। और अरसलान ऐश की गेमिंग के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। आपने वो टोकन वाली बचपन की गेम्स याद है आपको, जो 4 बटन होते थे, एक जॉयस्टिक होती थी? अरसलान ऐश ने टेकन में वो टेक्निक्स और उस तरह से खेली है जाके इंटरनेशनल स्टेज पे कि जिस तरह से हम लोग उन मशीनों पे खेलते थे। अब ये वही वाली गेम जिसपे अब्बू जो हैं वो पिटाई करते थे भाइयों करते थे। ठीक है जी। गेमर का नाम है मोहम्मद जुबैर और इन्होंने जनूबी कोरिया के लेजेंडरी खिलाड़ी लोहाय को 5-0 से शिकस्त देकर टेकन 8 के आलमी चैंपियनशिप में अपना नाम बनाया। और ये चैंपियनशिप जब ये अपने नाम करने लगे थे तो टेकन के अरसलान ऐश भी पाकिस्तान के ही थे। मुश्किल मराहिल से गुजरे, ये फाइनल तक पहुंचे और फाइनल में पहुंच के हुआ क्या कि 2 पाकिस्तानी भाई एक दूसरे के अगेंस्ट आ गए टेकन के मैच में, और उस मैच के अंदर इन्होंने अरसलान ऐश को शिकस्त दी। प्राउड मोमेंट डबल डाउन किया इन्होंने यहाँ पे। किस तरह से कि एक तो अरसलान ऐश भी पाकिस्तान जो कि है पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे थे, और फिर उसके बाद जुबैर आए और जुबैर ने भी आके इस चीज़ में अपना नाम बनाया। अब पाकिस्तान के लिए ये तारीखी कामयाबी जुबैर को न सिर्फ आलमी चैंपियन बनाती है बल्कि इसके साथ $2.5 लाख से ज़्यादा की एक इनामी रकम भी है कि जो इनको यहाँ पे मिली जीतने में। तो हमारे साथ हैं मौजूद, आइए इनसे करते हैं गपशप और टेकन 8 के बारे में जानते हैं कि आजकल टेकन कहाँ पे भाई, हमने तो बचपन में खेलनी छोड़ दी थी। जुबैर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल चाल है सर? टेकन तो हमने बचपन में खेलनी छोड़ दी थी, आज को आप $2.5 लाख का इनाम जीत के आ रहे हैं। इसीलिए उन्होंने जीत ली है, आपने छोड़ दी थी ना। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक। बताइए अपनी इस कामयाबी के बारे में ज़रा, कैसा महसूस कर रहे हैं जुबैर, और कैसा लगा अरसलान ऐश को हराकर? ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी मैं तो काफ़ी खुश महसूस कर रहा हूँ कि मेरे वालिदैन काफ़ी खुश थे। तो अरसलान काफ़ी टफ़ ओपोनेंट रहा मेरे लिए, तो जब मैं उसे हराया, जब उसे बीट किया, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था।
ऑलराइट, अच्छा सही। टेकन 8 आपने क्यों इंतखाब किया, टेकन 8 स्पेसिफिकली, और उसके लिए आपने ट्रेन कैसे किया? कि आप टेकन के सारे पार्ट्स खेल के 8 तक आए हैं, या आपका कोई स्पेसिफिक एक प्लेयर है कि जो आपको पसंद है? जिस तरह लॉ अक्सर को पसंद होता है, अक्सर को किंग पसंद होता है, आपका कैरेक्टर क्या है? जी मैंने टेकन आज से 10 से 12 साल हो गए मुझे खेलते हुए, तो ये मेरा शौक़ था। जब मैं ये टेकन स्टार्ट की तो मेरा एक करैक्टर है ड्रैगनोव, उसका नाम है, तो मुझे ये काफ़ी पसंद है, मैं इसी से ही खेलता हूँ। सही। अच्छा ये बताइए ज़ुबैर, जब आपने शुरू किया खेलना गेम, तो हम तो देखें ना उस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं जहाँ पर खेलने के बारे में, स्पेशली गेम्स के बारे में ना मैंने तो अपने भाइयों की पिटाई होते हुए देखी है अपने अब्बू के हाथों, टू बी वेरी फ्रैंक। तो ये बताइए, आपकी कभी पिटाई हुई या फिर कभी आपको रोका गया कि ये क्या हर वक्त गेम्स खेलते रहते हो? जी हर माँ बाप यही चाहते हैं उनका बेटा पढ़े लिखे गेम्स ना खेले, तो पिटाई तो हम सब की होती है, मेरी भी काफ़ी हुई है, कभी अम्मी से कभी अब्बू से। तो अब तो ये है कि अब वो मना नहीं करते क्योंकि उन्हें पता चल के कि इसका स्कोप है कि इसमें भी कुछ हो सकता है, इसलिए अब मना नहीं कर रहे। अब तो सपोर्ट करते हैं कि आप खेलो और करियर बन चुका है। अच्छा, जब आप जीत के आए थे तो उसके बाद आपका जो पहला वेलकम है वो किस तरह का था? पहला वेलकम मैं आपको बता नहीं सकता, जैसे फूलों का स्वागत हुआ मेरा कि मैं जब आया जीत के तो मेरी सारी फैमिली वहाँ थी, मुझे हार वगैरह पहना रहे थे, फूल वगैरह फेंक रहे थे, तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं था किया कि मेरा वेलकम ऐसे होगा। अच्छा, तो जितने भी पेरेंट्स इस वक्त आपको देख रहे हैं और जिनके बच्चे गेम्स खेलते हैं या उनका बहुत इंटरेस्ट होता है गेम्स के अंदर, उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? खेलने दिया करें या फिर बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पढ़ाई भी मुतासिर ना हो और वो अपना शौक़ भी पूरा करते रहें? नहीं, बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पढ़ाई मैं कहता हूँ कि पहले है, बाद में आप इंटरटेनमेंट के लिए गेम्स खेलें, आपने प्रोफेशन बनाना उसका तो वो बाद में है, पहले पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी थैंक यू, आपने टाइम निकाला, आपने हमें ज्वाइन किया, और आपको बहुत बहुत मुबारक। मोहम्मद ज़ुबैर, सेमीफाइनल में आपने अरसलान ऐश को हराया और अरसलान टफ ओपोनेंट था, और सेमीफाइनल में आपने हराने के बाद जब आपने जीत की तो आपको वो $2.5 लाख जो मिले हैं, अच्छी चीज़ पे स्पेंड कीजिएगा, गेमिंग सेशंस खोलिएगा, सेंटर्स खोलिएगा। इसी के साथ हम चलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं तो होती है फिर मुलाकात, साथ रहिएगा। वेलकम बैक, लेट्स टॉक अबाउट क्रिकेट। हमने थोड़ा सा जिक्र शुरू में भी किया था जब हम हॉकी की बात कर रहे थे, तो आप थोड़ी डिटेल में बात कर लेते हैं और एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले लेते हैं, क्योंकि पहला टेस्ट मैच जो है वो शुरू हो चुका है। पाकिस्तान ने, जो हम तवक्को लेकर बैठे हुए थे ना कि बाबर आजम नहीं भी हैं तो पाकिस्तान के पास अच्छा कॉम्बिनेशन है, पाकिस्तान अच्छा कर लेगा, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग लाइन पूरी तरह नाकाम हो गई है। 171 पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स के अंदर किए हैं, और इस वक्त जो सिचुएशन है, दूसरे दिन का जब खेल शुरू होगा तो लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान को अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी, जल्दी जल्दी आउट करना पड़ेगा, भी करनी पड़ेगी, साथ उसके बाद ये कि हमें बेहतर बैटिंग का भी दोबारा से मुजाहरा करना पड़ेगा। सिर्फ हमारे पास 2 बैट्समैन हमारे जो कि ना इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक हैं कि जिन्होंने थोड़ी सी मुजामत का मुजाहरा किया है। 48.1 ओवर, जिनके 48.1 ओवर्स के अंदर हम लोगों की टीम हो गई थी ऑल आउट। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है यासिर हमीद साहब, जरा उनकी तरफ चलते हैं, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, और उनसे जानते हैं कि वो कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को। यही एक्सपेक्ट किया था या फिर उनकी एक्सपेक्टेशंस भी हमारी तवक्कुआत की तरह टूट गई हैं? अस्सलाम वालेकुम यासिर, पहला दिन गुजर चुका, 171 की बैटिंग लाइन जो है ना वो इतना ज़्यादा कुछ खास कर नहीं सकी है, योर टेक। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल डिसअपॉइंटिंग था, बट एज वी नो कि पाकिस्तान हमेशा इंग्लैंड में जो अपना पहला टेस्ट मैच खेलता है वो हेडिंगले में खेलता है, और हेडिंगले की जो कंडीशंस हैं उसमें काफ़ी सारे डेमन्स हैं। वी नो दैट कि पहले दिन तो स्पेशली जिस तरह बॉल हो रहा था, मैं सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की जो बैटिंग थी उसमें अब्दुल्ला शफीक ने अगेन ही शोड हिज क्लास, और जिस तरह उन्होंने अपनी फॉर्म को कैरी ऑन किया है, तो इमाम ने भी बहुत अच्छा उनका साथ दिया। लेकिन जो इमाम की विकेट गिरी वो मेरे ख्याल से एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जितना बॉल स्विंग हो रहा था तो मुझे यही लग रहा था कि यार अब जो है पाकिस्तान टीम गई। लेकिन जो उन्होंने फाउंडेशन दी है इमाम ने और अब्दुल्ला ने, स्पेशली मैं अब्दुल्ला की बात करूंगा, देखें just imagine he was not in a preliminary squad of this tour. Just imagine how the things are working. But 160, then
224 नॉट आउट, और फिर ये अभी आगे 61 उन्होंने किया। तो आई थिंक पाकिस्तान डेफिनेटली इज इन ट्रबल, और इंग्लैंड जो डोमिनेट कर रहा है, पहले बॉल के साथ किया उन्होंने, टंग ने 5 आउट किए, रॉबिन्सन ने 5 आउट किए, और आई थिंक ऑब्वियसली दे आर ऑन ड्राइविंग सीट। अब हमें ये देखना है कि हम लोग किस तरह आगे, जो कल हम वी वर ऑल ओवर द प्लेस। 5-5 विकेट्स लेना आसान बाबर की एब्सेंस की वजह से हुआ है, हैंड इंजर्ड है उनका, बैटिंग लाइनअप में शामिल नहीं है वो, कितना इम्पैक्ट हुआ है बाबर की एब्सेंस का हमारी बैटिंग पे? देखिए बाबर अगर होते तो आई थिंक थोड़ा बहुत जरूर फर्क पड़ता, तो डेफिनेटली ही इज अ टॉप प्लेयर, हमारे टॉप प्लेयर है, शायद वो खड़े रहते, वो भी 50 कर सकते थे, 100 भी कर सकते हैं, बट आई थिंक जो ऑब्वियसली एक तो उसका भी हमें जरूर लॉस है, बट मैं समझता हूँ कि यार हमारी जो टेल है या हमारा लोअर मिडिल ऑर्डर है, एटलीस्ट उनको इतना होना चाहिए कि वो यहाँ से 220-30 तक ले जा सकें। मतलब बिल्कुल ही हम लोग छोड़ देते हैं, अजीब शॉटें मार के आउट हो जाते हैं। टेस्ट क्रिकेट है, आप अगर बॉलर भी हैं तो आपको चाहिए कि आप सिचुएशन के मुताबिक खेलें। आपको ये, मुझे याद है एक दफा एक हमारे कैप्टन थे, तो हमारे एक लेग स्पिनर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, पाकिस्तान से काफी उनके आउट हुए हैं, और वो गए और उनको कैप्टन ने कहा कि तुमने जो है सीधा रोकना है जाके, क्योंकि हमारी वो लास्ट विकेट थी या सेकंड लास्ट विकेट थी, और उसके बाद कुछ इस तरह का, तो उसने जाके पहले ही चला दी पहले उसने चला दी, और वापस जब आया तो उसकी जो क्लास हुई, यार तुमने जब कहा है कि तुमने जाके रोकना है, तो इसका मतलब है जाके रोकना है, क्योंकि तुम क्यों जाके छक्का मार रहे हो, और उसको पहले ही चला दी, जाके 5 मिनट का लेक्चर दिया और पहले ही चला दी। तो जो लड़कों का जो फिर क्या रीजन है? आप पहले बात कर रहे थे कि वी वर ऑल ओवर द प्लेस, उसकी रीजन आपको क्या नजर आती है? क्या ये माइंडसेट की वजह से है कि हम दिल छोड़ देते हैं अगर जल्दी जल्दी आउट होना शुरू हो जाए, या फिर हमें बाकी जो टीम्स हैं उनके अंदर भी ऐसा ही ट्रेंड नजर आता है कि अगर उनके कुछ प्लेयर्स आउट हो जाएं? क्योंकि दूसरी तरफ तो हमें नजर आता है कि अगर ऊपर से ओपनर्स या मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म नहीं किया तो टेल एंडर्स आगे आते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं। पाकिस्तान की टीम में हमें ये नजर क्यों नहीं आता? क्या ये माइंडसेट की वजह से है, हमारी ट्रेनिंग ना होने की वजह से है? व्हाट्स द रीजन? कोर्स माइंडसेट है, और उसके बाद ये कि जो बिलीव है उसकी कमी है, सेल्फ बिलीव होता है, आप अंदर जाते हो, क्योंकि इंग्लैंड में इंसान अंदर जाता है तो आधा उधर ही आउट हो जाता है मेंटली, यू नो, बहुत प्रेशर होता है। आप जितने भी बैट्समैन हैं उनकी आप बॉडी लैंग्वेज देखें, वो अंदर जाते हुए भी एक प्रेशर होता है, वो टाइम होता है, उस टाइम को आपने गुजारना होता है, वो उसको आपने गुजारना है, अपनी स्ट्रेंथ से गुजारना है, मेंटल स्ट्रेंथ से गुजारना है, अपनी टेक्निक से गुजारना है, अपने विजन आपका इतना स्ट्रांग, गोल इतना स्ट्रांग हो कि आप जाते ही अच्छा डिफेंस करें, आप जाते ही बॉलों को छोड़ें। तो हमारे टेल को थोड़ा सा ये प्रॉब्लम मैंने वेस्ट इंडीज में भी देखा है और यहाँ पे भी देखा है, क्योंकि पीछे से ड्रेसिंग रूम से ये आपको वाइब मिलनी चाहिए, आपके कैप्टन की तरफ से, आपके सीनियर मेंबर्स की तरफ से, और आपके मैनेजमेंट की तरफ से। आपको अच्छा, अपनी बैटिंग में हमारे बैटर्स यानी कि जल्दबाजी का शिकार होते हैं? बिल्कुल, देखें जल्दबाजी भी होती है, थोड़ा सा नर्व्स होते हैं। मैं जिस अजान की बात करूँ, ठीक है, ही इज प्लेइंग फर्स्ट टाइम इन इंग्लैंड, पहला मैच है, और ही इज यंग, वेरी यंग, 21-22 साल के हैं, वो ऑब्वियसली नर्व्स होते हैं, और बॉल भी बहुत अच्छा हो गया, बट यू हैव टू, आपको इन चीजों से गुजरना पड़ेगा खुद ही, आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ेगा, आपको चूज करना पड़ेगा। फिर बॉलर्स की मैं बात करूं, दे वर ऑल ओवर द प्लेस, और ये भी हो सकता था कि इंग्लैंड पहले बैटिंग करते तो शायद पाकिस्तान को ये अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी कि 170 या 200 के अंदर आउट गए, क्योंकि हमने ऐसा कर चुके हैं। मैं भी उस टेस्ट का हिस्सा था 2010 में ओवल में, जब इंग्लैंड ने इसी तरह की कंडीशंस थी और पहले बैटिंग कराई थी हमने उन लोगों को, तो हम लोगों ने उनको 220 में आउट किया था। तो वहां पे भी उनकी टेल जो है आखिर में रेजिस्ट कर गई थी, और 50 से 60 रन उन्होंने ऐड ऑन किए थे। तो फिर मैं और इमरान पर जब ओपन के लिए गए तो हम लोगों ने 45 का हमने स्टार्ट दिया और कोई विकेट नहीं थी स्टंप्स पे।
तो अब इस सिचुएशन में इंग्लैंड है, चेंज बट इन कैप्टनसी को हम एक रीज़न गर्दान सकते हैं कि सलमान आगा जो हैं उन्होंने कैप्टनसी इसकी की है, बाबर मौजूद नहीं थे, तो जो थोड़ी सी हमें फॉर्म नज़र आई थी वेस्ट इंडीज़ के सेकंड टेस्ट के अंदर, तो उसको हम इसलिए सस्टेन या कंटिन्यू नहीं कर पाए। कैप्टनसी तो ऑब्वियसली आगा भी सीनियर हैं, काफी इनके एक्सपीरियंस है, पहले भी पाकिस्तान की T20 की भी कप्तानी कर चुके हैं, ये तो नहीं कि फर्स्ट टाइम कप्तानी कर रहे हैं, और इन्होंने फर्स्ट क्लास में भी कप्तानी की है। कप्तान तो शायद थोड़ा सा मोटिवेशन जाहिर होती है प्लेयर्स को एक्स्ट्रा होती है, बट कप्तान कहीं गए तो नहीं, पीछे बैठे हैं। इस तरह कई दफा हुआ है कि इंजी भाई नहीं खेले टेस्ट, यूनुस भाई ने कप्तानी की है। अच्छा, एक सवाल पूछूं आपसे यासिर, एक सवाल एज कैप्टन, मैं एज क्रिकेटर या उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात नहीं करी, एज कैप्टन कौन बेहतर कप्तान है, बाबर या सलमान? देखें, बाबर इज बेटर देन सलमान एट द मोमेंट, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि अब उनके डिसीजंस जो हैं वो प्रिसाइज्ड हो गया, हमें पता है वो किस तरह के DRS के टाइम पे हमने पिछले सीरीज में भी देखा है, उनके जो डिसीजन है वो इस तरह नहीं है कि आज किसी ने जो कहा वो कर दिया, उन्होंने उसको बड़ा वो एनालाइज कर दिया चीजों को। फिर बॉलिंग चेंजेस हैं, समझ आ जाती है ना बॉडी लैंग्वेज से, आपका कैप्टन अब मैच्योरिटी में है। अब मैं देखिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे, अब आप अपने बॉलर्स को देखें ना, आपके बॉलर्स एक अब्बास हैं, ठीक है, अब्बास एक्यूरेट हैं और उन्हीं पे आप डिपेंड कर रहे हैं। उन्होंने 10 ओवरों में 34 रन दिए और 1 आउट भी किया, दूसरे एंड से सारे रन बने आपके, 70 रन बन गए आपके दूसरे एंड से। और अब आप जस्ट इमेजिन कि इस जगह पे, यहाँ पे अगर हारिस रऊफ होते या शाहीन शाह अफरीदी होते तो हमारी बॉलिंग यूनिट का इम्पैक्ट क्या होना था। ऑप्टिकल्स देखे ना, जस्ट इमेजिन कि बतौर कौम ये हमारा बिहेवियर है कि कोई एक इंसान मजबूत मिल जाए ना हमें, तो हम सारे उसके ऊपर टेक लगाकर खड़े हो जाते हैं और वो बेचारा नहीं सह पाता, हमारे बोझ को नहीं सह पाता है। तो ये रवैया हमें अपनी टीम के अंदर भी नजर आता है, एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। ये हम मुझे तो याद है बचपन से, जब से मैं क्रिकेट देख रही हूँ, यही हम देखते आ रहे हैं कि जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो, हमारा भी यही होता था, वो आएगा तो वो कुछ करके जाएगा। तो ये बिहेवियर की अंडरस्टैंडिंग आई एम श्योर बहुत सीनियर लोग हैं हमारी PCB के अंदर भी, टीम मैनेजमेंट के अंदर भी, उनके अंदर भी है, तो इसको ठीक क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, ये तो आई थिंक एज एन इंस्टीट्यूशन, देखिए 2 यूनिट्स होते हैं, एक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव होता है यूनिट और एक आपका टेक्निकल बोर्ड होता है। एक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड होता है, एक आपका टेक्निकल बोर्ड होता है। जो टेक्निकल लोग हैं उन्होंने जो माइंडसेट की आप बात करते हैं, हम बात करते हैं, वो माइंडसेट बनाने वाले वो लोग हैं जो डिसीजन मेकर होते हैं, जो ग्राउंड के अंदर होते हैं, ठीक है। एक तो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स है ना, जिस तरह मैं एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड की बात कर रहा हूँ, वो तो आपको एक मेला सजा के दे सकते हैं, तो वहां पे जो परफॉर्म करना है उन लोगों ने करना है जो कि टेक्नीशियंस हैं। तो मेरे ख्याल से टेक्नीशियंस का काम है कि वो माइंडसेट को चेंज करें, ठीक है। एक जज्बा, ये सारी चीजें, आपका विजन, आपका गोल, आपके पूरी आइटिनरी होती है एक साल पहले के। हमें पता है हमने पहला टेस्ट हेडिंगले में खेलना है, हेडिंगले में हम 50 साल से पहला टेस्ट खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, हम पर्थ में पहला टेस्ट खेल रहे हैं, 70 साल हो गए, हम पहला टेस्ट हम पर्थ में ही खेलते हैं। तो क्या हमें पता नहीं है पर्थ की कंडीशंस क्या है? क्या हमें पता नहीं है कि हेडिंगले की कंडीशंस क्या है? क्या हमें पता नहीं था कि हमने हेडिंगले में कौन से बॉलर्स हैं? मैं समझता हूँ यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी होते तो शायद जो 7 आउट इन्होंने परसों किए, 7 आउट इधर कर सकते थे। ये तो कॉमन सेंस है ना, कॉमन सेंस भी वो है which is not common nowadays, which is not common, लेकिन कॉमन सेंस, यही मैं कहने लगी थी, कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन दीस डेज। लेकिन थैंक यू सो मच यासिर हमें ज्वाइन करने के लिए और अपना, जी कुछ कह रहे हैं आप? हर कोई आइंस्टाइन बनने की कोशिश करता है, लेकिन कॉमन सेंस की जरूरत है। कॉमन सेंस की जरूरत है। थैंक यू सो मच यासिर, ऑलवेज लवली टू यू।
दुआ कर सकते हैं जनाब, एट द एंड हम बेबस होकर कहते हैं कि अल्लाह करे हमारी, अल्लाह ताला से दुआ मांगना शुरू कर देते हैं कि हमारी टीम अच्छा परफॉर्म कर ले। आई होप कि अच्छा परफॉर्म करें, हम फिर भी आप ही की तरफ देखेंगे बिकॉज वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, हमारे पास और कोई क्रिकेट टीम नहीं है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि 70 साल से हम एक जगह जा रहे हैं, पर्थ में जाके हमारा ऑस्ट्रेलिया में पहला होता है, 50 साल से हम यहाँ पे खेल रहे हैं, ठीक है, हेडिंगले में, तो आई थिंक ये पीरियड काफ़ी है कि हमें पता लग जाना चाहिए कि कहाँ पे किस तरह के बॉलर्स चलेंगे, लाइनअप कैसा होना चाहिए हमारा, हमारी हिकमत अमली क्या होनी चाहिए, बैट्समैन ने अंदर जाना है किस माइंडसेट के साथ जाना है। बट देन अगेन बिजनेस क्रिकेट में से थोड़ा सा साइड पे अगर होगा ना और क्रिकेट में क्रिकेट की जगह बनेगी थोड़ी सी ज्यादा मेरिट, तो फिर होगा वो जो हमें देखने में नजर आता था किसी जमाने के, जब पाकिस्तान की टीम पिच पे उतरती थी तो लोग देखते थे अच्छी क्रिकेट। आजकल क्रिकेट स्ट्रगल कर रही है। इसी के साथ बढ़ना शो के इख्तिताम की तरफ, मैं मुजम्मिल अली खान और मेरे साथ आयशा यूसुफ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।